वेलकम बैक। लाहौर में इस वक्त मरियम नवाज लॉयर विंग से खिताब कर रही हैं। इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हर पेज के ऊपर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लॉयर्स हैं, आप उसको वो रिफ्यूट कर सकता है कोई? और अगर वो केस सच्चा ना होता तो 7 साल ये सांप बनकर उसके ऊपर ना बैठा रहता। 7 साल इसने एस्टैब्लिशमेंट की मदद से और फिर अपनी हुकूमत जो 4 साल रही है उसमें इसने वो केस खुलने नहीं दिया फॉरेन फंडिंग का। उसकी वजह यह कि हाथ रंगे हुए थे, लेकिन कोई अदालत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। किसी अदालत में वो पेश होने से इनकारी है। कोई अदालत पूरा अपना जोर लगा के उसको अदालत में पेश नहीं कर सकी, और जब जाता है तो जत्थे लेकर अदालत पे हमलावर हो जाता है। मैं गुजरी हूं उस प्रोसेस से। 100 से ज्यादा पेशियां मेरी हैं झूठे मुकदमात पे। नवाज शरीफ साहब की 200 से ज्यादा पेशियां झूठे मुकदमात में। ये आपके पास सामने राना सनाउल्लाह बैठे हैं, झूठा मुकदमा इन पे बना। हमें एक दिन बताएं कि हम कभी जत्था लेकर गए हों कोर्ट के अंदर। हमारे तो दिमागों में भी ये बात नहीं आती थी, जानते हुए कि ये इंतकाम है, जानते हुए कि ये झूठे मुकदमात हैं, हम लोग एक शरीफ शहरी की तरह कोर्ट के सामने पेश होते रहे। फैसला सही था गलत था, उस बहस से कतई नजर उस फैसले को तस्लीम किया, कोर्ट के आगे सरेंडर किया, झूठी सजाएं भुगती, और ये देखे वो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा। और उसके बाद जब पुलिस जाती है जमान पाक में, कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करा। पुलिस कोई किसी जाती नाद में हमारी तरह जब हमारे घरों पे अटैक्स होते थे विक्टिमाइजेशन करने के लिए पुलिस नहीं जाती। पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहां पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं, सर तोड़े जाते हैं। उनको वो बेचारे गिरे पड़े थे, पूरी रियासत के ऊपर हमला हुआ वहां से, सिर्फ इसलिए कि पुलिस वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने गई। पाकिस्तान का आईन और कानून कहां सो रहा है? क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं होता? क्यों ये बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहां से लाडले वाला सलूक होता है? कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं ये पूछती हूँ, कौम को ये सवाल पूछना चाहिए। भाई आप हमेशा से ये भाषण देते आए कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की, अगर आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे दे। भाई आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे। आप क्यों छुपे हुए? क्यों आप पूरी कानून को आपने जो है वो उसके अपने मुकाबले पे रखा हुआ है? ये सवाल हैं जो करने वाले बनते हैं। इन सवालों को पूछना आपको भी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि आप आईन को समझते हैं, आप कानून को जानते हैं। और फिर आप ये देखें कि आज इलेक्शन जब आगे हुआ है तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूं, पॉलिटिकल, और मैं समझती हूं कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन इसमें कोई कानूनी और आईनी नुकात है। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आईन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपको उस वक्त आईन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आईन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आईन तोड़ने वाले। आपको याद है जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले से कहा कि खुलेआम आईन की खिलाफ वर्जी हुई है, आईन को तोड़ा गया है और ब्लेटेंटली तोड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आईन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को तो आप एक्सपायर्ड इकामा रखने पर आप सजा दे देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। 5 साल 10 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और उसकी बेटी को आप जेल में डाल देते हैं, पूरी PMLN की क्यादत को आप जेल में डाल देते हैं। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आईन है उसको तोड़ा गया है। सजा किधर है उस आईन तोड़ने वाले की? आईन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है? मतलब जो शख्स चोरी करता है, छोटा चोर है, उसको तो आप 25 साल के लिए अंदर कर देते हैं। और जिस शख्स ने पाकिस्तान का आईन तोड़ा है, आपने 5-0 से फैसला दिया है, सर्टिफाइड आईन तोड़ने वाला, उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया।
ये कभी किसी मुल्क में हुआ है? और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, Crime never dies. और आज भी ये दायर होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि आपने जिसको आइन तोड़ने वाला कहा है, आपने कहा है उसने आइन तोड़ा है, आपने उसको स्कॉट फ्री जाने दिया? क्या समझे हम इसको? और फिर इलेक्शन जब आगे हुए हैं, उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह वो फैसला था जो रीराइट हुआ है। पहले तो सवाल ये बनता है ना कि एक ऐसे शख्स को जिसने आइन को और कानून को, पाकिस्तान के जमहूरियत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, उस शख्स के फैसलों पर यह मुल्क कैसे चलेगा? वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन करवा दे, जब चाहे किसी की तकर्री को कंट्रोवर्शियल कर दे, जब चाहे मुल्क में अनाकी फैला दे। ये पाकिस्तान की रियासत चुप करके तमाशा देखती रहेगी? आप मुझे इस बात का जरा जवाब दें कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था जिस वक्त जो ये असेंबली तोड़ी? परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। और आपने परसों देखा जब इलेक्शन डिले हुआ, परवेज इलाही साहब का जो बेटा है मुनस इलाही, उसकी आप पढ़े ट्वीट, उसने पंजाबी में ट्वीट की। अब वो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकती क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहता, और आप मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, मुल्क में एनार्की क्रिएट करने के लिए, मुल्क में केओस क्रिएट करने के लिए आप असेंबली तोड़ते हैं। क्या इस शख्स के फैसलों के ऊपर पूरी हुकूमत चलेगी या रियासत चलेगी या कोर्ट्स चलेंगे? और उसके बाद आप ये देखें कि वो ये कहां से बात शुरू होती है। वो जो 25 मेंबरान थे जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने वो 25 मेंबरान तहरीके इंसाफ की झोली में डालने के लिए आपने आइन को रीराइट किया। जिस तरह इकामा का फैसला आज तक कोई दुनिया की अदालत या कोई इवन पैनामा जजेस जो हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसी तरह जो आइन को रीराइट किया गया वो भी आज भी कोई आइन को रीराइट करने वाले भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, अदल के ऊपर और अदलिया के ऊपर, और उसी से इस क्राइसिस ने जन्म लिया। और उसके बाद आप ये देखिए, सुओ मोटो नोटिस एक नोट लिखता है, एक बेंच इजाजुल एहसन, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, केस उनके सामने कोई और है, अचानक वो एक नोट लिख के भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी को, और वो उसके ऊपर सुओ मोटो लेते हैं। वो सुओ मोटो लेते हैं और उस पे जो है वो ऐसी चीज को जेर बहस ले आते हैं जो उस वक्त वहां पर बहस में थी नहीं। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले इस चीज को वे किया जाना चाहिए कि असेंबली टूटी क्यों, लेकिन उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया, उनको अलहदा कर दिया गया बेंच से, वो बेंच खत्म हो गया। और आज तक वो क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है, आज तक वो क्वेश्चन मार्क है कि वो जो 2-5 से था, 2-3 से था या 4-3 से था, 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी है 4-3 से था तो आज ये क्राइसिस ना आता। तो इसमें बिल्कुल इसके अंदर सहूलतकारी शामिल है। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स, और ये मैं कौम के सामने ये हकायक जो है मैं रखना चाहती हूँ। उसी की वजह से ये कॉन्ट्रोवर्शियल सुओ मोटो, कॉन्ट्रोवर्शियल नोट जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन साहब ने लिखा, और उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल बेंच, मैंने तो कहा था कि ये बेंच इस तरह से नहीं बनने चाहिए, और उन पे एतराज हुआ। आप देखें कि उन दोनों जजेस के ऊपर फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुजाहिर अली नकवी साहब का केस है वहां पर, और वो अभी तक बेंच नंबर 1 में, उनको बल्कि उल्टा बेंच नंबर 1 में डाल दिया। तो और अगर कोई बात करे वो तौहीन अदालत हो जाती है। तौहीन अदालत तो तब होती है जब अदालत से अदल नहीं होता और इंसाफ नहीं होता, और करप्ट जजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर कौम के सामने सबूत आ गए कि कोई जज अगर करप्ट है, या कोई जज जो है वो सोल्ड आउट है, या किसी जज ने किसी की सहूलतकारी की है,
अब आप मुझे बताएं उसके लिए आपको और क्या एविडेंस की जरूरत है? वो जो ऑडियो सामने आई है जिसमें वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी ट्रक खड़ा कर दो, मतलब पहली बार सुना है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ट्रक्स की बात हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ट्रक किस चीज के लिए स्टैंड करता है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे। चौधरी परवेज अलाई साहब की ऑडियो है कि वो कह रहे हैं कि ये बेंच के आगे मेरा केस लगाओ। अगर इसको मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? और इसके खिलाफ जो बात करे, इसके खिलाफ जो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, उसके ऊपर आप उसको तौहीन लगा दें या कहा जाए कि इसको तौहीन अदालत में पकड़ लो। तो इस तरह से अदल की इज्जत, इंसाफ की इज्जत, अदलिया की इज्जत जो है उसके फैसलों से होती है, उसके फैसले बोलते हैं। यहां पे ट्रक्स बोल रहे हैं, यहां पे बेगमात बोल रही हैं, यहां पर बच्चे बोल रहे हैं। कभी पाकिस्तान का मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा। डिक्टेटरशिप्स में भी कुछ जो है वो फसाद रखा जाता है। और फिर आप ये देखें कि अभी जो इलेक्शन आगे गया उसमें आप कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन की बात आप सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप आइन तोड़ने वालों में से। दूसरी बात कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन आइन की क्यों हो रही है? आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमत होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो शख्स आज ये बात कर रहा है, कल अगर पंजाब असेंबली का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो वो ज़हनी तौर पे बीमार शख्स जो है या जो फितना करने के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, क्या गारंटी है कि वो ये पंजाब असेंबली अगर नून लीग जीत जाती है तो वो फैसला मान लेगा? और उसके बाद वो केपी के अगर जीत जाता है, वहां पर उसकी फॉलोइंग है। अगर यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।